नमस्कार, मैं हूं प्रसून। तमाम लोग मानते हैं कि 2024 में मोदी जी को सत्ता में तीसरी बार मौका देना बेहद जरूरी है। असल में इसकी पृष्ठभूमि इतिहास में ही तैयार कर ली गई थी, जिसके बाद मोदी जैसे नेता का भारतीय राजनीति में महती भूमिका पहले से ही तय हो गई थी। इसकी गूंज बार बार अब सुनाई देने लगी है। नामी बिजनेस एडवोकेसी ग्रुप यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रॉन सोमर्स का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़े बहुमत से जीतेंगे। सोमर्स ने कहा कि मोदी सबसे बड़े बहुमत से जीतेंगे। इसकी शुरुआत और महानता की शुरुआत हो चुकी है। 2047 के लिए भारत द्वारा छोड़ी जाने वाली महान विरासतों में से एक अभी मौजूदा समय में भारतीय चुनावी प्रक्रिया के साथ चल रही है। सोमर्स ने कहा कि हम सभी देख रहे हैं और अपनी नजर रख रहे हैं कि भारत में 97 करोड़ लोग अपने गौरव, अपनी गरिमा, देश के भविष्य की महानता के लिए मतदान कर रहे हैं। इस समय भारत में जो हो रहा है वह वास्तव में काफी असाधारण है, अकल्पनीय है। भारत लोकतंत्र के भविष्य के दशक में प्रवेश करते समय एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है। यह भविष्यवाणी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रॉन सोमर्स की का है। पीएम मोदी पर विपक्ष पाखंड का आरोप लगाता रहा है, तमाम प्रपंच करता रहा है ताकि मोदी की छवि धूमिल हो जाए। इसके बावजूद मोदी में लोगों का भरोसा कम नहीं होता दिख रहा है। तो सवाल यह है कि मोदी ऐसे आरोपों से कैसे निजात पा रहे हैं, जब कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि संविधान को बदलने का आरोप लगाती है। हालांकि इतिहास गवाह है कि ये काम 70 सालों में कांग्रेस ने ही बार बार किया है। संविधान की आत्मा माने जाने वाली संविधान की प्रस्तावना तक में बदलाव किया गया। कांग्रेस अक्सर बीजेपी पर ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग का अहित करने का आरोप लगाती है, लेकिन सच्चाई यही है कि तुष्टीकरण के कारण हिंदू ओबीसी कैटेगरी में सभी मुस्लिम जातियों को चोर दरवाजे से कांग्रेस दाखिल कर रही है, जिसका खामियाजा हिंदू ओबीसी जातियों को भोगना पड़ रहा है। इसकी शुरुआत कर्नाटक से हो चुकी है। लालू यादव ने कहा कि मोदी निर्मम है, उसका कारण यह है कि उनका कोई परिवार नहीं है। मोदी ने कहा पूरा भारत मेरा परिवार है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष की नीति को पूरा देश जानता है। मोदी सभी प्रपंचों और पाखंडों को दरकिनार कर चुके हैं। इसीलिए देश की जनता जानती है और यह भी मानती है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। भारतीय अमेरिकी समुदाय से आने वाली और शिकागो में रहने वाली अग्रणी कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बराई ने चंद लाइनों में एक आम आदमी या कहें भारतीय का दर्द बयां किया है, जो रोज रोज के दोहरे चरित्र वाले नेताओं के आरोपों से खींचकर भी विपक्ष को जवाब नहीं देना चाहता है। डॉक्टर बराई की माने तो विपक्षी देशों में भारत के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैलाने के साथ झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं। भारत की अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के साथ दोस्ती है, रूस भी उसका दोस्त है। इसीलिए इस तरह की आलोचना से भारत को नहीं रोका जा सकता। औपनिवेशिक मानसिकता वाले कुछ लोगों की आलोचना से भारत को अब नहीं रोका जा सकता। जरा सोचिए, भारत में रहने वाले ऐसे लोग नरेंद्र मोदी और अन्य बहुत लोगों को भला बुरा कहते हैं। अगर लोकतंत्र नहीं होता या फिर तानाशाही होती तो क्या वे ऐसा कर पाते? मुझे लगता है कि पश्चिमी देशों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता है। उन्हें लगता है कि वह दुनिया के बेताज बादशाह हैं। वे उन लोगों में से एक हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में क्या चल रहा है उस पर अपनी राय रखते हैं
और वे अपने आप को अयतुल्ला समझते हैं, अर्थात उनकी राय अंतिम होगी। सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी के पास इस तरह की सभी अनावश्यक चीजों से बचने के लिए काफी आत्मविश्वास और दमदार व्यक्तित्व है। गुरुवंत पन्नू सिंह जैसे लोग हैं जो खुलेआम धमकी देते हैं कि वे विमान में बम रख देंगे, हिंदुओं को उड़ा देंगे, हिंदुओं को कनाडा से बाहर निकाल देंगे। उन्हें कुछ नहीं होता है। यह कैसी कानून व्यवस्था है जिसके बारे में ट्रूडो बात कर रहे हैं, जबकि एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि खालिस्तान की समस्या सिर्फ और सिर्फ कनाडा में और हो सकता है थोड़ी बहुत अमेरिका में है। अगर अमेरिकी सरकार उन्हें जमीन का एक टुकड़ा देना चाहती है तो उन्हें खुशी से दे देना चाहिए, उन्हें खुश रहने दीजिए। आखिर वे खालिस्तानी समर्थक विदेशी नागरिक हैं, वे या तो अमेरिकी नागरिक हैं या कनाडाई हैं। भारत में क्या हो रहा है उसमें हस्तक्षेप करने का उनके पास क्या अधिकार है? यह खालिस्तान भारत की समस्या नहीं है। भारतीय सिखों का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह विदेशों में जन्मे या विदेशों में रह रहे सिखों के एक छोटे से हिस्से की समस्या है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी, चुनावी विश्लेषक हैं। संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल हरिमोहन कौशिक जी से, जब राजनीति में मुद्दों की जगह छल, प्रपंच, कपट और पाखंड का सहारा लिया जाए तो बताइए राजनीति के क्या मायने लगाए जाएं और देश के लिए इसे कितना बड़ा संकट माना जाए? देखिए, राजनीति एक अपने आप में है ही पावर टसल। अब पावर टसल दो तरीके की होती है। एक सिद्धांतों की, जैसे कि आप नॉर्मली बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिद्धांतों की राजनीति होनी चाहिए। जैसे हम अटल बिहारी वाजपेयी के समय की उठाकर देखते हैं कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट के मामले में अपनी सरकार गिरने दी, लेकिन ऐसा दावा किया कि भाई मैं ऐसी खरीद फरोख्त की सरकार को चिमटे से भी नहीं छूना चाहता। और दूसरा एक वो राजनीति है जिसके अंदर आज के दिन हमारा विपक्ष बैठा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें दूर बैठा हुआ एक पन्नू साफ कह रहा है कि मैंने तुम्हें 140 करोड़ रुपए दिए थे, तुमने क्या किया, और उसके बाद उसके बदले में यहाँ पर एक खुल्लर नाम का आतंकवादी, उसको तुमने छोड़ दिया। मतलब उसकी तुमने फांसी की सजा जो थी उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। देखिए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं वहां ये है कि सत्ता की भूख जब बढ़ जाती है और आप जमीन से कट जाते हैं, सिद्धांत आपके पास इसलिए वो सिद्धांत होते नहीं है क्योंकि इससे मतलब ही नहीं है कि सिद्धांत है क्या है और क्या नहीं, क्योंकि आप डाइनिंग टेबल पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स, या फिर यूं कहते हैं कि क्लोज डोर पॉलिटिक्स के अंदर जब घुस जाते हैं तो आपको जनता से मतलब नहीं होता, आपको अपना सत्ता सुख चाहिए होता। और ऐसा आदमी जो सत्ता सुख के लिए पागल हो चुका होता है, उसे सिद्धांतों से क्या लेना चाहिए? हरिमोहन कौशिक जी, बेहद अहम बात आप कह रहे हैं। लेकिन क्या जनता इनके ऐसे राजनीतिज्ञों के इरादों को समझ नहीं पा रही है और देश की न्यायपालिका भी ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं कर पा रही है? देखिए, जनता समझ रही है तभी रायबरेली और अमेठी जो है वो भारी पड़ रहे हैं। नामो निशान आज से 10 साल पहले जिस सरकार को आप उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम सब जगह देखते थे, वो अब ढूंढ रहे हैं केवल 10 साल के अंदर कि हम इन राज्यों में कहां हैं। अपनी जो पुश्तैनी सीटें हैं उन तक को दावा नहीं कर पा रहे, और एक माँ जाके अपने 56-57 साल के बेटे के लिए कह रही है कि मैं अपना बेटा तुम्हारे हवाले कर रही हूं, संभाल कर रखना। ये जब दावा करना पड़ जाए तो इसका सिद्धांत सीधा सा ये है कि हालात इस समय पर खराब है और जनता जो है वो इनके बेवकूफ बनने में नहीं आ रही। और सबसे बड़ी समस्या इनके साथ यही आ रही, ग्राउंड इनका खत्म हो चुका है और ढूंढे नहीं मिल रही है। आप न्यायपालिका पे भी हो रहा है कि क्या वो नरमी बरत रही है ऐसे देशद्रोही तत्वों पे? देखिए, न्यायपालिका चलेगी सिद्धांतों पे और न्यायपालिका चलेगी न्याय। और न्यायपालिका के अंदर भी देखो कमियां तो अब उंगलियां तो उठ रही हैं आजकल। अब हमारे जो गृह मंत्री हैं वो भी एक बार को कह चुके हैं कि देखो ये अनट्रेडिशनल है। और जिस तरीके से अब केजरीवाल को जो जमानत मिली है उस पर भी एक डिबेट तो उठ चुकी है कि क्या न्यायपालिका न्याय से चले, मतलब सिद्धांत पे चलेगी, कानून के शासन पर चलेगी, या फिर एक स्पेशल ट्रीटमेंट स्पेशल बंदे को देगी।
संदीप देखिए, चौधरी जी, न्यायपालिका हरि कहीं ना मोहन कहीं कौशिक जी बेहद अहम बात कह रहे हैं। सब एक लास्ट बात जी। कॉलेजियम सिस्टम भी तो सवालों के घेरे में है और मात्र 300-350 फैमिलीज के पास अगर सारी की सारी न्यायपालिका सिमट कर रह जाए और की कहानियां ये आए कि जज साहब के दादा भी जज थे और पापा भी जज थे, जज साहब भी जज, और हो सकता है इनके आगे आने वाली पीढ़ी में इनके बेटा जो है वो भी जज बने, तो भाई साहब न्यायपालिका भी उसी कटघरे में आज के दिन खड़ी होती हुई नजर आ रही है। हरिमोहन कौशिक जी बेहद अहम बात कर रहे हैं। संदीप चौधरी जी, क्या लगता है देश की जनता या देश इसलिए भुगत रहा है कि चंद परिवारों के चंगुल में फंसा हुआ है देश? देखिए प्रसून जी, देश चंद लोगों के चंगुल में फंसा हुआ है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। चाहे वो आप राजनीतिक फील्ड में देख लीजिए, चाहे आप बिजनेस के फील्ड में देख लीजिए, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, 80 लोकसभा सीटें देता है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, कि एक अडानी और अंबानी अब तक उत्तर प्रदेश में क्यों पैदा नहीं किया, क्यों यहाँ से एक ऐसा बिजनेसमैन निकल के नहीं आया, तो सवाल खड़ा हो जाता है। अगर मैं आपको पूछ लूं उत्तराखंड से आज तक एक बिजनेसमैन पैदा क्यों नहीं हुआ, तो सवाल खड़ा हो जाता है। ये हकीकत है, कुछ लोगों के चंगुल में फंसा हुआ है, लेकिन खूबसूरती ये है कि लोगों के चंगुल में राजनीतिक हिसाब से मैं ये मानता हूं कि अगर प्रसून जी टिकट भर देते हैं कहीं जाकर के मोदी जी के सामने, अमित शाह जी के सामने या राहुल गांधी के सामने, तो जनता निर्णायक है। हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है हमें फंसाने वाला। अगर कहीं हमें ये लगता है कि हम फंसे हुए किसी एक आदमी से, एक व्यक्ति से बंधे हुए हैं, तो हमें जनता ने बांधा हुआ है। वो जनता, इसका मतलब उसको लाल लेकिन जनता तो कभी नहीं कहेगी ना कि देश के टुकड़े होंगे। जनता कभी नहीं कहेगी कि हमारे देश के साथ आप धोखा करिए, जिसका खाइए उसी को खराब बोलिए। प्रसून जी, हमारे देश की जनता बहुत भोली है। अगर इसको आप आकर के कहेंगे, सपना दिखाएंगे कि मैं काला धन लेकर के आऊंगा, तो देश आपका साथ देगा। अगर आप कहेंगे किसानों की आय दोगुनी कर दूंगी, तो देश आपका साथ देगा। अगर आप कहेंगे मैं 100 स्मार्ट सिटी बसाऊंगा, तो देश आपका साथ देगा। अगर आप कहेंगे कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन लेकर के आऊंगा, तो देगा ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं उनको एक साथ कौन होता है? मतलब आप समझिए कि जनता आपके साथ है नहीं, कानून में कहीं आपको उसका लिहाज मिलेगा नहीं। प्रसून जी, ये बहुत अच्छा सवाल है देश के टुकड़े टुकड़े करने का। इस मामले में मैं, जैसे परशुराम के जो वंशज है, चाहे वो पंडित नेहरू थे, चाहे पंडित इंदिरा गांधी थी, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये वाकई पूरी दुनिया में एक मिसाल दी जाती है कि एक महिला पंडित समाज से आकर, ब्राह्मण समाज से आकर ऐसा नेतृत्व दिया कि दुश्मन देश के तोड़ करके 2 टुकड़े कर दिए। तो ये वाकई तारीफ की बात है। संदीप चौधरी जी, आप ना इतिहास की बात, एक मिनट हरिमोहन कौशिक जी, हरिमोहन कौशिक जी, एक मिनट। भगवान परशुराम जी का नाम कैसे आ गया और ये पंडित कैसे आ गया? नाम इसलिए यही तो विभाजन है, यही तो विभाजन है जो कि कई लोग यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कास्ट सेंसस के नाम पर, कभी क्या नाम है नॉर्थ साउथ के नाम पर, कभी आर्थिक वो पिछड़ापन के नाम पर, हर जगह पर कास्ट, यहीं पर डिवीजन ही लोग करते हुए आ रहे हैं। और ये डिवीजन के खिलाफ जब हमारा देश एक हो रहा है तो इन सबको प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ भगवान परशुराम का नाम कहाँ से आ गया? अकेले वही वंशज से गया। ये बहुत अच्छी बात है, परिवारवाद नहीं आना चाहिए। अगर अमित शाह जी गृह मंत्री होने के बाद अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं बनाते, अगर बीजेपी राजनाथ जी के बेटे को टिकट नहीं देती, तो हमें भी लगता हाँ परिवारवाद के खिलाफ बात। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप ही की पार्टी के कुछ नेताओं से ये सुनने को मिलता है कि राहुल गांधी को जब कहा गया मनमोहन सिंह सरकार के अंदर कि आप एक आधा कोई मंत्रालय ले लो, कुछ ट्रेनिंग तो मिल जाएगी, तो वहां जवाब क्या आता है जनाब? कि वहां जवाब आता है कि इस खानदान के लोग सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं। और यही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद इस परिवार का कौन सा बंदा कोई छोटा मोटा मिनिस्टर बना है या कोई गृह मंत्री बना है, ये बता दीजिए। सिर्फ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री बने हैं और राहुल गांधी भी सपना ले रहे हैं। देखिए, ऐसे बैठकर कोई भी बात बना सकता है, इस बात की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा की राजनीति अवेलेबल नहीं है, तो पूरी सरकार की तो मनमोहन सिंह साहब का पन्ना फाड़ने वाला बंदा क्या मिनिस्टर कोई बन सकता था क्या? जिस तरीके से 1 सेकंड में वसुंधरा की राजनीति निपटा करके ठाकुरों के ऊपर तलवार चला दी गई। संदीप चौधरी जी, 2 चीजें मैं समझना चाह रहा हूँ। संदीप चौधरी जी, मैं 2 चीजें समझना चाह रहा हूँ आपसे। आप भी वही काम करने लगे रहे हैं जो विपक्षी दल कर रहे हैं।
देश को बांटने का काम कर रहे हैं, कभी जात के नाम पे, कभी किसी धर्म के नाम पे। संदीप चौधरी जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपने इंदिरा जी को जोड़ दिया भगवान परशुराम से, उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इंदिरा जी ने सख्त फैसले लिए तो उसका स्वागत किया देश ने, लेकिन आज उस स्वागत को क्यों नहीं कंटिन्यू किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? ये तो देश बांटने वाली चीजें हो गई हैं। कहते हैं कि देश जो है ये यूनियन नहीं है, फेडरेशन है। कौन इस बात को मानेगा? इसके मायने क्या हैं? परसुन जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं तो ब्राह्मण समाज में ऐसे लोग हैं जो एक टाइम का खाना खा लेते, दूसरे अरे टाइम का खाना चौधरी नहीं मिलता। समाज में भी है, समाज पूरे में- देश में है, समाज में भी है, ठाकुर समाज में पूरे भी देश है, में है। समाज में भी है। सर, ये ब्राह्मण कहाँ से आ गए? अगर कांग्रेस ने आजादी के बाद दलितों को आरक्षण देने का काम किया तो कम से कम बीजेपी भी तो ऐसे लोगों को आरक्षण देने का काम अरे करे। आपने उनके तो उत्थान के ओबीसी लिए तो कोटे बात हो से रही। चोरी कर लिया। अरे बीजेपी कल की आई पार्टी है यार, कल की संदीप चौधरी जी, कांग्रेस ने हिंदू ओबीसी कोटे का आरक्षण जो था चोरी करके इस्लाम धर्म को दे दिया। उसके बावजूद लगभग सारी जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया। संदीप चौधरी जी, तो आप इसे कह रहे हैं कि ये जो तुष्टीकरण की नीति है वो भारत के खून में बस गई है। परसुन जी, मैं ये मानता हूँ कि ऐसे जाट समाज में भी लोग हैं, ब्राह्मण समाज में, राजपूत समाज में, जिनको मदद सरकार से चाहिए। चाहे वो सबको आरक्षण के चाहिए रूप में सरकार मिले, से चाहे वो मदद। किसी भी रूप में मिले। तो क्या धर्म के नाम पे आप केवल तुष्टीकरण की नीति अपनाएंगे? देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ, देश में आग लगाने की कोशिश करता हूँ कि राजपूत तुम्हारा छीन लेंगे, या मैं ये अरे कहता हूँ कोई नहीं ब्राह्मण छीन तुम्हारा रहा है। छीन लेंगे, जो या मैं कहता हूँ तुष्टीकरण कि की नीति है मुसलमान तुम्हारा छीन वही लेंगे। लोग आप मुस्लिमों के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं और समझ रहे हैं कि देश की जनता नहीं समझ रही है या मुस्लिम नहीं समझ रहे हैं। इस राजनीति को सब लोग समझ रहे हैं। और आप विदेशों में रहने वाले भारतीयों की मंशा सुने होंगे। संदीप जी से सिर्फ एक सवाल का जवाब पूछ लो, सिर्फ एक सवाल का जवाब संदीप जी आप दे दीजिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या था, ये बता दो बस। देखिए, मैं तो आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर कोई नेता आकर के आपके बीच में झूठ बोलता है वो देश के लिए खतरनाक है। मैं एक प्रधानमंत्री के 20 झूठ आपको यहाँ बैठा बैठा गिनवा सकता हूँ, और अब तक के जितने 20 प्रधानमंत्री हैं उनका एक झूठ आप मुझे नहीं बता सकते। पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक बहुत सारे प्रधानमंत्री देश के अंदर हुए। मैं आपको झूठ बता रहा हूँ प्रधान, आपने नेहरू जी का नाम लिया, नेहरू जी के बता रहा हूँ क्या झूठ है। सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। ₹1,00,000 तुम्हें दूंगा, मुझे वोट दे दो, मैं बताऊंगा, मुझे वोट दे दो। तो इतने में आपको झूठ गिनवा सकता हूँ सुबह से शाम तक। नेहरू जी के 50 तरह के कुकृत्यों को मैं भी गिनवा सकता हूँ संदीप चौधरी जी। यह मंच उसका नहीं है। अभी तुष्टीकरण की नीति को जो नेहरू जी ने पाला था वह वृक्ष बड़ा होता जा रहा है। आप सुनिए संदीप चौधरी जी, नेहरू जी ने जिस तुष्टीकरण की नीति को पौधा लगाया था, बीज लगाया था, आज वह वृक्ष बन गया है और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। सवालों के घेरे में है। कांग्रेस ने नेहरू जी को सिरे से नकार दिया था। कहो तो इसके सबूत हमारे देखो। देश का जो दुर्भाग्य रहा, नेहरू जी ने जिस तरीके से देश का दुर्भाग्य रहा कि जो शुरुआती सत्ता में आए उन्होंने देश को खोखला कर दिया। देखिए परसुन जी, दुर्भाग्य ये रहा कि अगर राजपूत समाज में महाराणा प्रताप की बात मुझे समझ नहीं आ रहा आप जात पे क्यों जा रहे हैं। समाज के खिलाफ इसमें ब्राह्मण ठाकुर की बात कहाँ से आ रही है। समाज में पंडित नेहरू को मजाक बना दिया गया। जिस समाज ने हमें देश का पहला प्रधानमंत्री दिया, जिसने पूरे दुनिया में अपना डंका बजाया, तो समझ में आ रहा संदीप चौधरी जी समाज की बात कर रहे हैं, शुरुआत वहीं से हुई है। मुगलों ने जिस तरीके से मान सिंह को अपने साथ मिलाया, उसी तरीके से कुछ चंद लोगों को मिला करके इस तरीके से ब्राह्मण समाज का अपमान किया गया। उनके अरे तो अगर पूरी दिल्ली की सारी सड़कों का नाम तुगलक रोड, शाहजहां रोड, अकबर रोड, तमाम कत्लियों वाले, रेप करने वाले
मुगलों के नाम पे रखा गया, तो उसके जिम्मेदार कौन है? आप बताइए संदीप चौधरी जी। देखिए, अगर आपको ये लगता है वो चीजें गलत है, उनको ठीक कीजिए, लेकिन हमारे देश अरे का आप कह रहे इतिहास थे क्या उन कि अभी लोगों के कोई बिना सवाल नहीं पूरा खड़ा हो कर सकता सकता है, 50 चाहे सवाल वो खड़े हैं गलत उनके थे, ऊपर। चाहे वो कातिल थे, चाहे वो गलत थे, चाहे वो कातिल थे। अरे दुनिया को मालूम है, एक स्टोरी आपने होती है, उसमें इतिहास नेगेटिव कैरेक्टर भी थोपा होता है। उन नेगेटिव और कैरेक्टर उन के बिना लोगों क्या के हमारा ऊपर इतिहास पूरा हो थोपा सकता है? जो देश की अखंडता के लिए अपना जान दे देते थे। आज भी जो कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं, आपकी महज कोशिश देश को बांटने की होती है, ना कि देश को जोड़ने की। साहब, देखिए, 1947 में जो लोग अगर देश के सरदार लिए पटेल जान की देते थे कोशिश- वो सब ऊपर जा अगर चुके हैं। सरदार पटेल अब की उनके कोशिश बेटे देश को पोते जो तोड़ने हैं की वो थी, चीज दावा अगर करे पंडित तो नेहरू वो की चीज कोशिश बिल्कुल देश को ठीक नहीं तोड़ने है। की थी, वो अगर जो लाल बेटे बहादुर पोते दावा शास्त्री कर की रहे कोशिश हैं देश वो को वो लोग तोड़ने हैं की थी, जिन्होंने तो सड़क आप के ये ऊपर चीजें उतर कह के सकते हैं। कभी जीवन में कभी कोई समस्या देखी ही नहीं। वो केवल और केवल मलाई खाना चाहते हैं डेमोक्रेसी के नाम की। उन चीजों को कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। संदीप चौधरी जी, आपको देखिए, 1 मिनट है, आप अपनी बात रखिए, और मैं फिर देखिए आपसे साहब, यही समझना चाह रहा हूं परसुन जी, कि जो मैं तो देश ये को बांटने में लगे हैं, क्यों आप उनके साथ दिखते हैं? परसुन जी, मैं तो देखिए किसी के साथ नहीं हूँ, मैं तो राजनीतिक विश्लेषक हूँ, लेकिन मैंने बचपन में ये देखा है कि ब्राह्मण समाज के ऐसे ऐसे लीडर थे, वो हर जाति के हर धर्म के घरों में उनके फोटो लगे होते थे और देश उन पर अरे गर्व संदीप करता था। चौधरी जी, लेकिन चंद चौधरियों के लोगों भी ने एक से मिलकर एक बड़े के नेता साजिश हुए, के तहत उनके भी उनका फोटो चरित्र लगे हनन हैं। किया। उनका लेकिन चरित्र मैं तो हनन किया, समझ नहीं इससे पा रहा ब्राह्मण हूं, समाज का आप कहीं न कहीं डाउनफॉल जातिवादी हुआ। राजनीति क्यों कर रहे हैं? गरीब की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, गरीब की बात कांग्रेस ने की थी। आदेश आजाद होने के बाद सबसे पहले जो दलितों को आरक्षण मिला वो गरीबों को नहीं कांग्रेस ने दिया। जो अंबेडकर जैसा कानून मंत्री दिया वो कांग्रेस ने दिया। आज बीजेपी इस तरीके के लोगों को लेकर के, आपको शायद कानून मंत्री का नाम भी याद नहीं होगा, एक कानून उन्होंने बनाया हो तो मुझे बताओ। मैं देश आजाद होने के बाद मुझे तो आपको बता सकता हूँ संदीप चौधरी जी, आपको कानून मंत्री का नाम नहीं याद है, काम पंडित नेहरू आपको की उनके कैबिनेट कोई में काम मंत्री नहीं रहे, याद है, कानून और मंत्री कैसे मैं आपसे डॉक्टर बात भीमराव करूं? अम्बेडकर ने किया। जिस तरीके से हरिमोहन देश आजाद होने कौशिक के जी, बाद 30 नेहरू जी सेकंड की में कैबिनेट आप के मंत्री संदीप चौधरी अम्बेडकर जी जी की ने जवाब दीजिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जिस ये तरीके सिर्फ से और देश, सिर्फ देखिए देश डिविजिबल बातें कर 1947 रहे में हैं। देश आजाद हुआ, ब्राह्मण, जाट, 1947 में देश राजपूत, आजाद हुआ, कर रहे हैं। 1950 में और संविधान अभी लागू आपने हुआ, जो सबसे पहला अम्बेडकर सवाल पहले पूछा था, कानून विपक्ष मंत्री के बने, पास मुद्दे उन्होंने नहीं कानून हैं। बनाया वो मुद्दे और इसीलिए देश नहीं के है गरीबों को कि इनके दलितों को सामने आरक्षण दिया। भारत का आज आप जो नहीं बता समाज सकते है कि वो किस तरीके एकजुट से होकर लोगों की खड़ा मदद हो हुआ रही है है। देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए, बंटवारा करने वालों के लिए। और यही सबसे बड़ा दुख है। कभी एक बात को घुमा के जवाहरलाल नेहरू पर ले जाते हैं, कभी इंदिरा गांधी पर, कभी 20 झूठ पर, कभी कुछ। सिंपल सा सवाल था, विपक्ष मुद्दों से खाली क्यों है? और सर उसका जवाब ये है, विपक्ष मुद्दों से खाली इसलिए है क्योंकि विपक्ष मुद्दों के से ग्राउंड खाली लेवल नहीं की है। जो अब रीच थी वो खत्म हो चुकी है। तो इस एक चीज बात को हमें साफ सबको हो रही है समझना इस पड़ेगा। डिबेट से कि परसुन जी, विपक्ष लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करता है, लेकिन देश की जनता जागरूक है, वह फैसले ले रही है। उसको मालूम है कि अगर हमने कोई भी गलत फैसला लिया तो वह देश के ऊपर भारी पड़ेगा। इसीलिए तीसरी बार भी मोदी का आगाज होने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।